जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण चुनकर आपके साथ साझा कर रहा हूं। और यह भाषण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 11 जनवरी 1950 को एक सम्मान समारोह में मुंबई में दिए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण के बाद 2 जनवरी 1950 को मुंबई पहली बार पहुंचे थे और वहां सांता क्रूज एयरपोर्ट पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का और माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर का दोनों लोगों का भव्य स्वागत किया गया था। जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 13 जनवरी 1950 तक का रहेंगे मुंबई में, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से बाबा साहब के सम्मान समारोह नरे पार्क मुंबई में किया गया था, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग वहां पहुंचे थे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर 6 बजे उस सम्मान समारोह में 11 जनवरी 1950 को पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया फूल मालाओं से। और इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक सोने का बॉक्स और 2000 की थैली भेंट की गई थी। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण शुरू किए। उन्होंने कहा कि प्रिय बहनों और भाइयों, आज के कार्यक्रम में आने के लिए पहले मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुंबई आने के बाद जो कार्य निपटाने थे वे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन कार्यों के मध्य में आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाल पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं यह देखकर तथा मुझे देने के लिए आपने जो यह बक्सा बनाया है उसे देखकर मुझे लग रहा है कि आज अगर मैं यहाँ उपस्थित नहीं रहता तो इतने बड़े जन समुदाय को निराश कर देता। इतना ही नहीं, आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा बेकार चला गया ऐसा लगता। इसलिए आज आप लोगों को आनंद हुआ ही होगा और मेरी नजर में भी यह बात संतोषजनक, आनंददायी और समायोजित है। आज आप लोगों ने सभा का आयोजन किया और मुझे यह सोने का बक्सा दिया। असल में यह सब करने की वैसे कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। मेरी अध्यक्षता में और मेरे नेतृत्व में कई दिनों से कोई सभा नहीं हुई थी और मुझे भी आप लोगों से 2 शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसलिए कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि मैं दिल्ली में रहता हूं, इसलिए अन्य प्रांतों में भी और कुल मिलाकर राजनीतिक हलके में भी मेरे पैरों के नीचे की रेत खिसकती जा रही है। आज आप लोगों ने सभा का आयोजन किया और मुझे यह सोने का बक्सा दिया। असल में यह सब करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। मेरी अध्यक्षता में और मेरे नेतृत्व में कई दिनों से कोई सभा नहीं हुई थी और मुझे भी आप लोगों से 2 शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसलिए कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि मैं दिल्ली में रहता हूं, इसलिए अन्य प्रांतों में भी और कुल मिलाकर राजनीतिक हलके में मेरे पैरों के नीचे की रेत खिसकती जा रही है। ऐसी सोच रखने वाले और मानने वाले लोग यहाँ हों तो उन्हें पता चलेगा कि मेरे पैरों के नीचे की रेत बह नहीं गई है, बल्कि और मजबूत हो गई है। तालियों की गड़गड़ाहट। किसी राजनीतिक दल की ओर से बुलाई गई इतनी बड़ी सभा अन्य किसी राजनीतिक नेता की अध्यक्षता में हुई हो तो ऐसा मुझे नहीं लगता। सिनेमा देखने के लिए जैसे कुछ लोग जाते हैं, उसी तरह कुछ लोग एकाध 2 नेताओं को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दल के नेतृत्व में आज भी इतनी प्रचंड सभाएं होती हैं। इससे मुझे लगता है कि हमारे संगठन का अभी विघटन नहीं हुआ है। इसलिए मेरा अभिनंदन करने के लिए यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन सभी महिलाओं और पुरुषों का तथा सभा के आयोजकों को मैं मन से धन्यवाद देता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट। अपने राष्ट्र का संविधान लिखने की जिम्मेदारी मुझ पर आई, यह एकमेव स्थिति है
भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा बनाई गई, तब मेरी हालत क्या थी यह आपको पता तो होगा ही। 1946-47 में हुए चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की हार हुई थी। हालांकि इस पराजय के बारे में शर्म महसूस हो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन चुनाव के दौरान पूरा भारत एक तरफ था और हमारा दल दूसरी तरफ था। एक और प्रबल राजनीतिक संगठन और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक अस्पृश्य, जिन्हें उस ताकतवर संगठन से लड़ाई लड़नी थी। अर्थात उस वक्त पराजय ही हमारा भविष्य था। लेकिन हारने के बाद रुकने से कैसे काम चलता। हम लोगों को किसी प्रकार संविधान सभा में शामिल होना था। अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकार संविधान सभा के सामने रखने का मौके की तलाश में हमारे प्रतिनिधि थे। यह प्रसंग बड़ा ही कठिन था। कांग्रेस और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बीच कड़ा विरोध था और इसी कारण इस दल का संविधान सभा में प्रवेश न होने देने का कांग्रेस ने निश्चय ही किया हुआ था। सेम सेम की आवाज। कांग्रेस ने मेरा संविधान सभा में जाना हर तरह से असंभव कर रखा था। आखिर मैंने बंगाल प्रांत से प्रवेश पाने का मार्ग ढूंढ निकाला और वहां गया। अस्पृश्य वर्ग के अधिकार उन्हें मिले, हिंदुओं के राज में उन्हें कुछ सहूलियतें मिले, बस इतना ही मेरा सीमित उद्देश्य था। राष्ट्र का संविधान निर्माण करूं यह मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। जहां संविधान सभा की सदस्यता भी मुझे नहीं मिल पा रही थी, वहां मैं अधिकार से कुछ बेहतर कर पाऊंगा ऐसी कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं थी। उन्होंने तय किया था किसी को भी अंदर आने देंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं। संविधान सभा के दरवाजे मेरे लिए बंद थे ही, खिड़कियां भी बंद की गई थी, आसपास के छेद भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन आपके प्यार और स्नेह के बल से मैं अंदर पैर रख पाया और विधि लिखित ऐसा था कि जिसे अंदर पैर नहीं रखने देने का निश्चय लोगों ने किया था, उसी को यह संविधान की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। जो कुछ भी हुआ बहुत ही सौभाग्य के कारण हुआ, क्योंकि इतना महान कार्य करने का मौका इंसान को कभी कभार ही मिलता है। यह बात मेरे लिए गौरवमयी है, उसी प्रकार आपके लिए भी है। तालियों की गड़गड़ाहट। वैसे देखा जाए तो मैंने इसमें कुछ खास नहीं किया है, लेकिन इस कार्य से एक बार पूरा हिंदू समाज मानने लगा है। पिछले 20 सालों से मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। मैं और मेरा दल राष्ट्रद्रोही है, यह अंग्रेजों का गुलाम है, मुसलमानों का पिछलग्गू है। इस प्रकार के निहायत झूठे किस्म के आरोप मुझ पर किए जा चुके थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ऐसे नहीं हैं, इस बारे में अब उन लोगों को यकीन हुआ है। 20 सालों से हमारे दल पर जो कलंक लगा था, अब वह धुल गया है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सुसंगठित, मजबूत राजनीतिक रूप अख्तियार करने वाला, लेकिन राष्ट्रद्रोही कृत्यों में कभी भी शामिल नहीं होने वाला दल है। इस बारे में सबको यकीन हुआ। आज की राजनीति में मैं अब जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें कहने का मन अवश्य हो रहा है। पहले हमारी राजनीति शत्रुता की बुनियाद पर हुआ करती थी। कांग्रेस वाले हमें और हम कांग्रेस वाले को दुश्मन की तरह माना करते थे। मुझे लगता है कि पहले अस्पृश्य वर्ग के सभी नेता कुछ संकीर्ण नजरिया रखते थे और उसी के अनुसार बर्ताव भी करते थे। मैं खुद भी कुछ हद तक इस दोष से ग्रसित था। हमें लगता है कि हमारा क्या होगा, हिंदुओं के हाथ में राजनीतिक सत्ता आई तो क्या होगा, लेकिन राजनीति का वह रुख हमें बदलना ही होगा। हम अपने लोगों का हित देखा करते थे, उस बात को आगे जारी तो रखना ही होगा।
लेकिन साथ ही साथ अब एक बात हमें पक्की तौर पर ध्यान रखनी होगी, अपने देश को मिली आजादी को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस बारे में हमें सोचते रहना होगा। पहले भी आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश को पराश्रित रूप में गुलामी में जीना पड़ा है। पहले मुसलमानों और फिर अंग्रेजों ने हमारी आजादी छीनी। आजादी की जितनी जरूरत ऊंचे वर्ग के लोगों को है, उतनी ही जरूरत निम्न वर्ग के लोगों को भी है। अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हुए हैं, लेकिन अब फिर विदेशियों की गुलामी अगर हमें करनी पड़े तो यह बात बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टदायी होगी। इस देश पर अंग्रेज लोग राज करते थे, तब किसे क्या हक दें, किस दल को कब क्या अधिकार दें, इस बारे में वे ही निर्णय किया करते थे। उस वक्त हमने अन्य दलों के साथ दूरी बनाए रखी, लेकिन अब अंग्रेज नहीं हैं, इसलिए अन्य दलों के साथ मिलजुल कर रहने की नीति हमें अपनानी होगी। सुलह बातचीत आदि के जरिए उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। हम अल्पसंख्यक हैं, राज्य के संविधान के जरिए भले हमें कुछ जगहें मिले, कुछ नौकरियां मिले, लेकिन हम रहेंगे अल्पसंख्यक ही। अगर सही ढंग से हमें अपना विकास करना है तो किसी न किसी दल के साथ अथवा वर्ग के साथ हमें हाथ मिलाना ही होगा, अर्थात पुराना बैर और पुरानी शत्रुता हमें भुलानी पड़ेगी। हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन है, यह पहचानना हमें आना चाहिए और हमें अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले जैसा अलग रहना अब नहीं चलने वाला। कांग्रेस हो, सोशलिस्ट हो, किसान मजदूर पक्ष हो, किसी भी दल के साथ सहमत होते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा संगठन ना टूटे। व्यक्ति के तौर पर इंसान की कोई कीमत नहीं होती। आज कांग्रेस और राजनीति में मेरी जो पूछ है वह इसलिए है कि मेरे पीछे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का संगठन है। जिस दिन इस संस्था का सहारा हट जाएगा, उस दिन से राजनीति में मेरा स्थान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए देश की रक्षा की भावना मन में रखते हुए भावी राजनीति के दुश्मनों का पहचानते हुए अपना अस्तित्व बिना खोए चौकन्ने रहकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना होगा। देश की राजनीतिक पार्टियों का भविष्य क्या है, यह निश्चित तौर पर आज कोई नहीं बता सकता। चुनाव होने तक राजनीति किस करवट बैठेगी कोई नहीं कह सकता। चुनाव पैसों के बल पर लड़े जाते हैं। अब तक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने जो राजनीति की उसमें कोई पैसों का कोई स्थान नहीं रहा। इस दल के लोग दरिद्र तथा गरीब होने के कारण बड़ी रकम जुटने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अब इस पार्टी के हर सदस्य को 4 आने देकर एक चुनाव फंड खड़ा करना होगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को अब फंड खड़ा करने का आंदोलन खड़ा करना होगा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वर्किंग कमेटी में इसका प्रस्ताव भी पारित हुआ है। स्वयंसेवक अब इस काम के लिए घर घर जाएंगे। भाइयों और बहनों, आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए आभार व्यक्त कर मैं आपसे विदा लेता हूं।